हेलो दोस्तों, यूपीएससी स्टडी बाय विपिन देव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपीपीसीएस 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 15 दिनों की रणनीति बताऊंगा, क्योंकि मैंने लगातार 5 बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्लियर किया है और मेरा स्कोर हमेशा 140 प्लस और 145 प्लस रहा है। तो मैं आपको 15 दिन में मैंने क्या किया और आप क्या करेंगे जिससे आपको बेहतर परिणाम मिले, मैं उस बारे में चर्चा करूंगा। और अगर मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा की जान कहूँ या यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की कोर कहूँ, तो उसका सबसे मुख्य चीज़ है उसका पीवाईक्यू। क्योंकि किसी भी आयोग की सबसे मुख्य चीज़ होता है उसका पीवाईक्यू, क्योंकि हर आयोग की एक लैंग्वेज होती है। अधीनस्थ की अलग लैंग्वेज है, यूपीपीएससी आयोग की अलग लैंग्वेज है और यूपीएससी आयोग की अलग लैंग्वेज है। अगर आप पीवाईक्यू पर कमांड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे यूपीपीएससी जो आयोग है उसकी लैंग्वेज हमेशा एक सी रहती है कि उसके ऑप्शन किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि आपको 6 से 7 सालों का आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होने जा रहा है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन सेंस पे सही होते हैं, जो कि प्रीलिम्स परीक्षा निकालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है उसमें सबसे आसान विकल्प पे अगर आप पहुंच गए, जो कि नॉर्मल आना चाहिए, क्योंकि अगर उस विकल्प पे आप पहुंचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जबकि आयोग केवल कैंडिडेट के जो पैसेंस है उसको चेक करता है कि बच्चा क्वेश्चन देख के घबरा जाए, उस क्वेश्चन को छोड़ दे। जबकि स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन की सबसे आसान विकल्प पर पहुंचे और वही आंसर हमारा है। और पहली चीज़ है पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू हम कैसे करेंगे, जैसे कोई अगर हम सिलेबस उठा रहे हैं, जैसे हम राज्य व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक, सबका राज्य व्यवस्था पे अपना नोट्स होगा, कोई घटना चक्र लगा रहा होगा, कोई कहीं से कर रहा होगा, आप कहीं से भी करें। तो पहली चीज है आप राज्य व्यवस्था को, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आप घटना चक्र हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो आप जरूर पढ़िए। लेकिन उसके साथ साथ यूपीपीएससी के पिछले 20 सालों के जो पीवाईक्यू हैं राज्य व्यवस्था पर, जो पॉलिटी पर जिस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर करिए। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, यदि आपने पीवाईक्यू नहीं किया तो ये मान के चलिए आप आसान क्वेश्चन भी गलत करेंगे और यही क्वेश्चन आप पे भारी पड़ेगा और आप प्रीलिम फेल करेंगे। तो जब भी आप राज्य व्यवस्था पढ़िए तो राज्य व्यवस्था में सबसे मुख्य चीज आपको क्या करना है कि आपको बेसिक, जैसे आपका जो नोट्स है, जैसे पहला अगर आप पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास, भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ है कि किस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया है, तो आपको प्रत्येक चार्टर एक्ट में आना चाहिए कि 1773 में क्या कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे था। इसके अलावा 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि मिशनरियों को ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। 1833 में क्या 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 कहा गया कि एक विधि आयोग का सदस्य होगा। 1853 में खुली प्रतियोगिता की गई। 1858 में भारत का वायसराय बना। 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली और अध्यादेश प्रणाली लाई गई। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया। 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई। तो आपको इस तरह से कि प्रत्येक एक्ट में जो उसके 3 से 4 पॉइंट है वो आपको आना चाहिए। और जब भी आप संवैधानिक विकास पढ़िए और तुरंत पीवाईक्यू देखिए कि उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आया है। जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप हर क्वेश्चन को करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा यदि विकल्प दिया रहेगा तो ये मान के चलो कि आपके पीवाईक्यू आपके नोट से वो आंसर मिल जाएगा। और दूसरी चीज है कि जब आप भारत का जैसे संविधान सभा पढ़िए तो आप पहले देखिए कि भारत में संविधान का सबसे पहले किसने कहा, स्वराज पार्टी ने कहा, व्यक्ति किसने कहा, एम एन रॉय ने कहा कि भारत की संविधान सभा किस रिपोर्ट पर आधारित थी, कैबिनेट मिशन पर आधारित थी। उसने कहा था कि नामांकित अंशतः निर्वाचित होने चाहिए, कितने सदस्य नियुक्त होंगे, विधानसभाओं से कितने होंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, स्वतंत्र सदस्यों को कितनी सीटें मिली, कितनी महिलाएं थी। इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्लोगन, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसमें जो चक्र है उसका रंग क्या है, उसमें कितनी तीलियां हैं, उसमें जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है, जो राष्ट्रीय गान है, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है कब अपनाया गया। और इसके अलावा आपको जो भी आप
अधिकतर घटना चक्र पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप सब मुख्य फोकस क्या करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जबकि यहाँ से क्वेश्चन सब सही करेंगे। जबकि क्वेश्चन हमारा अगर संविधान में हमारा गलत होता है, राज्य व्यवस्था में 3 से 4 क्वेश्चन, तो गलत होता है इन क्षेत्रों से जो हमसे क्या रहते हैं, अनटच रहते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सब चीजें हैं। अगर आप भारत के संविधान पर पहुंचेंगे तो भारत के संविधान में जैसे आप पढ़ रहे हैं कि भारत भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो उसमें क्या पढ़ना है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है। क्या अगर किसी राज्य को भारत में शामिल करवाना हो, यदि भारत के किसी भी राज्य की नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए संसद कानून बना सकती है। क्या ये संविधान संशोधन माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, ऐसे विधेयक क्या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाए जाएंगे, क्या राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल को भेजेगा। तो जो भी हर भाग है, हर भाग के 6 से 7 पॉइंट अगर आपको पकड़ में है, आपने पीवाईक्यू को देखा हुआ, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आप जब भी पढ़ेंगे भाग 2 तो आप जानेंगे कि नागरिकता किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता छोड़ी जा सकती है, भारत में दोहरी नागरिकता है कि एकल नागरिकता है। तो जब भी आप संविधान में इन भागों को पढ़िए तो आपको उस जो भाग है कि इस भाग के किस अनुच्छेद का विस्तार किस अनुच्छेद तक है, क्योंकि कभी कभी आयोग देता है कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया, जैसे पूछा अनुच्छेद 171 में क्या कहा गया। तो जब तक आप नहीं जानेंगे कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के विस्तार की बात हो रही, यानी ये राज्य विधायिका की बात हो रही, यानी 167 से 212, तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं ये राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा विधान परिषदों की बात हो रही है, आप उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आपको भाग देखना है कि किस भाग से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इस भाग का विस्तार है, ये मुख्य है। इसके अलावा जब आप अनुसूची को देखेंगे तो अनुसूची में आपको देखना है कि मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, बाद में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, किस अनुसूची में क्या कहा गया। जैसे यदि किसी अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है तो संघ सूची के विषय कौन से होंगे, राज्य सूची के विषय कौन से होंगे और समवर्ती सूची के कौन से विषय होंगे। क्यों? क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है कि इनमें से कौन से संघ सूची के विषय है, कौन से राज्य सूची के विषय है, कौन से समवर्ती सूची के विषय है। जबकि इसमें सबसे आसान ट्रिक होता है कि जिस चीज की भर्ती संघ कराए, जैसे बैंक तो संघ सूची, दूरसंचार संबंधी संघ सूची, शेयर मार्केट संघ सूची, कारपोरेट टैक्स संघ सूची। राज्य सूची में क्या है, जहां राज्य, जैसे पंचायत, जैसे पुलिस, जैसे स्वास्थ्य, जैसे स्वच्छता, तो ये सब क्या है, राज्य सूची के विषय है। वहीं अगर आप भाषाओं के संदर्भ में देखेंगे तो कौन से अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, किस 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 संविधान संशोधन से इनमें जोड़ा गया। जैसे ग्रामीण अनुसूची में कितने विषय हैं, ग्रामीण अनुसूची को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ब्राह्मणी अनुसूची को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट। आपको फंडामेंटल राइट में ये देखना है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ठीक, फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक, तीसरी चीज आपको देखना है कि जैसे यूएसए की बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ठीक, इस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक, राजनीतिक लोकतंत्र की। फिर आपको देखना है कि ये इन्फोर्सेबल है। ठीक, इनमें से कौन से नागरिकों को मिले हैं, कौन से नागरिकों विदेशियों को भी मिले हुए हैं, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। जैसे 19 में, आर्टिकल 19 में आपको ये देखना 19(1) ए में क्या कहा गया है, बी में क्या कहा गया, सी में क्या कहा गया है। आपको केवल बेसिक जानना है। जैसे अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अनुच्छेद 21, क्योंकि अनुच्छेद 21 जब आप देखेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन क्या हुआ कि मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जान है उसको केवल बंधनों से युक्त नहीं माना जाना चाहिए, वह मानवीय गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को भी सम्मिलित करता है। जैसे बाद में उसमें आया स्वच्छ वायु का अधिकार, आश्रय का अधिकार, शयन का अधिकार, निजता का अधिकार। तो आपको इन सब पे भी ध्यान देना होगा। अब आते हैं कि भाग 4। भाग 4 में आपको देखना है कि भाग 4 का जो विस्तार है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, जैसे 36 से 51। ठीक, ये किसकी स्थापना करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक, और यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ठीक, यह इसका
मुख्य पार्ट है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी आप इस आधार पे नहीं कर सकते हैं कि किसी भी याचिका नहीं दायर कर सकते हैं कि ये हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है और संसद क्या करेगी, कानून बना के इसे लागू करेगी। ठीक, इसके अलावा अब जो आ रहा है कि किस अनुच्छेद में कौन सा डीपीएसपी है। ठीक, अनुच्छेद में डीपीएसपी है, जैसे 39 में क्या कहा गया, 40 में क्या कहा गया, 41 में, 44 में समान नागरिक संहिता। ठीक, और अब इसका जो विस्तार हो रहा है वो हो रहा है समाजवादी, ठीक, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी। उदार बौद्धिकवादी, उदार बौद्धिकवादी। जैसे समाजवादी में मुख्यतः आर्थिक की बात होगी कि संसाधनों का विकेंद्रीकरण होगा, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, महिलाओं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। गांधीवादी में क्या होगा, जहां गांव की बात होगी, जहां एससी एसटी की बात होगी, जहां पशुधन की बात होगी। जबकि उदार बौद्धिक में क्या होगा, जहां बौद्धिक वर्ग की बात होगी, जैसे समान नागरिक संहिता होना चाहिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण होना चाहिए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा अगर हम भाग 4A में पहुंचे तो 4A में जो आया है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, किस समिति की सिफारिश पर आधारित था, किस समिति की सिफारिश पर आधारित था, कि मूल कर्तव्य 1 में क्या कहा गया है कि हम संविधान का पालन करेंगे, उसके संस्थाओं, आदर्शों, उसके राष्ट्र ध्वज का, उसके राष्ट्रगान का हम पालन करेंगे। फिर 2 में क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया है, 4 में, 5 में, ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है कि किसमें क्या कहा गया है कि हम समरसता बंधुता बढ़ाएंगे, हम राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, हम समान भातृत्व का विकास करेंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे। तो इस तरह से आपको डील करना है। अगर हम भाग 5 में पहुंचेंगे तो आपको देखना है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति की जो मुख्य आर्टिकल है आपको देखना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन शामिल होता है, उसे कैसे हटाया जाता है, उसकी क्षमादान शक्ति क्या है, उसकी आपातकालीन शक्ति क्या है, उसकी विधायिक शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है। इसमें मुख्य रूप से आपको 2-2, 3-3 पॉइंट जानना है। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रपति का कौन सा कालक्रम था, एक मैच इन द फॉलोइंग दे सकता है और इस राष्ट्रपति को इस और उसके कालक्रम से मिलान दे सकता है। ठीक, और अगर हम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, किस आर्टिकल में प्रावधान है, इनकी शक्तियां क्या हैं, ठीक, इनकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। अगर हम संघ की विधायिका में पहुंचेंगे तो विधायिका में कौन कौन आते हैं, संघ की विधायिका में कौन कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में निर्वाचन किस प्रकार होता है, राज्यसभा में कैसे होता है, इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, इस समय कितनी है। इसके अलावा कि इनके कार्य क्या हैं, इनमें जो कोरम है, जो इनकी प्रक्रिया है, जो इनके चरण है, ये सभी पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या देखना, हमको बेसिक देखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जानना है, एकदम नॉर्मल। ठीक, इसके अलावा न्यायपालिका में हमें मुख्य रूप से क्या देखना है कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, कितनी महिलाएं हैं, इनका निर्वाचन जो होता है वो कोलिजियम द्वारा होता है। ठीक, इन्हें हटाया जाएगा तो हटाए जाने का आर्टिकल क्या है, इनको हटाए जाने का आर्टिकल क्या है। ठीक, इनके सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है। ठीक, और एक जो सबसे मुख्य एडहॉक न्यायाधीश जो बार बार पूछा जाता है, तदर्थ न्यायाधीश, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर आप भाग 6 में जब देखेंगे तो राज्य की विधायिका उसी प्रक्रिया से कि राज्य के राज्यपाल का वर्णन, ठीक, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसमें मुख्य रूप से आपको 15 से 20 मिनट लगेगा एक एक कवर करने में, और उसका आप पीवाई को देखते जाओगे और आपका कंप्लीट होते जाएगा। इस पे डीपली नहीं फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मली आएंगे और वो सबसे हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा। आप जब भी केंद्र राज्य संबंध पढ़ें, ठीक, तो केंद्र राज्य संबंधों में सबसे अच्छी बात है कि केंद्र राज्य के विधायी संबंध, केंद्र राज्य के कार्यकारी संबंध, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध। और विधायी संबंधों में आपको देखना है कि किस किस संघ का राज्य सूची के विषयों पर नियंत्रण किस प्रकार है, केंद्र राज्य विधायी संबंध। ठीक, जैसे आर्टिकल 249 है, 250 है,
252 है, 253 है, इसको देखना है। और हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। आपातकालीन शक्तियों में आपको देखना है कि अनुच्छेद 352, 356, 360 किस भाग में है, 352 में आधार क्या है कि, और इसके अलावा कितने समय के लिए लागू होगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। और अगर हम राज्य राज्य देखें, जो राज्य विधानमंडल है, राज्य की जो न्यायपालिका है यानी उच्च न्यायालय है, इन सभी को हमें नॉर्मली केवल देखना है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच है, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। और जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं वो सेम चलती हैं, केवल कुछ कुछ में डिफरेंस है, ठीक। और इसके अलावा आपको देखना है पंचायत, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पंचायत में आपको ये देखना है कि पंचायत के लिए कौन सी समितियां बनी, उन समितियों का आपको सीक्वेंस देखना है। और कुछ समितियों की हमें डिमांड देखना, उनकी जो मांगे थी, जो उनकी सिफारिशें थी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या थी, अशोक मेहता समिति की सिफारिश क्या थी। और इन समितियों का हमें कालक्रम देखना है, सीक्वेंस देखना है, केवल सीक्वेंस देखना है, क्योंकि कई बार देगा कि इन समितियों का आपको सीक्वेंस बताइए, उनका आरोही क्रम बताइए, उनका अवरोही क्रम बताइए। इसके अलावा भारत में 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, सीधे पूछेगा कि भारत में जो तृतीय लोकतंत्र है, तृतीय स्तंभ है, उनको किस आर्टिकल के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक। उनमें मुख्य जो आर्टिकल है उनमें से कौन से हैं, किस अनुसूची में कौन से विषय जोड़े गए इन पंचायतों के लिए, आपको केवल एक बेसिक होना चाहिए। और अब बात करते हैं संस्थाओं की। संस्थाओं में पहले आपको देखना है कि कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कौन सी वैधानिक संस्थाएं हैं और कौन सी गैर संवैधानिक। जो संविधान में वर्णन हो वो संवैधानिक होगी, जो किसी विधान से आई हो वैधानिक होंगी, और जो किसी आदेश से आई होंगी वो गैर वैधानिक, गैर संविधानिक या संविधानिक होंगी, जैसे नीति आयोग। तो आपको इस तरीके से डील करना है और बेसिक आपको देखना है। और इसके साथ आपको पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू इसकी जान है, क्योंकि पीवाईक्यू सब कुछ है। तो आते हैं भूगोल पर। भूगोल, भूगोल में सबसे पहले आपको देखना है कि मैप, क्योंकि आप जब भी देखेंगे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन मैप से आते हैं। आपको इंडिया मैप, उसका फिजिकल, उसका पॉलिटिकल, और जितने कॉन्टिनेंट है कि आपको एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का आपको एक एक मैप देखना, उसका एक फिजिकल एक पॉलिटिकल। आपको केवल जो महाद्वीप है, इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल, आपके पास इतने मैप हों। ऑक्सफोर्ड का एटलस आप ले लीजिए, इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल, दो मैप हो गए। और जितने कॉन्टिनेंट है उनका एक फिजिकल एक पॉलिटिकल। आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है 80% मैप से आ रहा है। जैसे अगर इंडिया का क्वेश्चन आएगा तो सीधे देगा कि भारत के जो हिमालय है कि नॉर्थ टू साउथ, जो उनकी पर्वत चोटियां हैं उनको आप दिखाई, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। जो भारत में जो चोटियां हैं, जो भारत में दर्रे हैं, उनका पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है। जो चोटियां हैं जैसे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, उनका ईस्ट टू वेस्ट क्रम क्या है। जो भारत में दक्षिण प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियां हैं जैसे नल्ला माल्ला है, पालकोंडा है, जेवेदी है, सेवरा है, उनका ईस्ट टू वेस्ट। जो भारत में नदियां हैं उनका ईस्ट टू वेस्ट क्रम क्या है। तो जब तक आपको मैप पर कमांड नहीं होगा, आपको केवल इंडिया का एक फिजिकल एक पॉलिटिकल, आपको दो मैप साथ में रखना है। आप जब भी अपने नोट्स को पढ़िए, आप पीवाईक्यू को पढ़िए, उन फिजिकल और उन पॉलिटिकल मैप को आप लगातार देखते रहिए। आपको 5 से 6 बार आप जब देखोगे, आपके दिमाग में आपके मैप बनेगा, एकदम विजुअल आपको दिखेगा कि आप जब भी किसी क्वेश्चन का आप विकल्प टिक करोगे तो आपको वो चीज आपके दिमाग में आएगी। जैसे जब आप पर्यावरण पढ़ोगे तो वो भी आपसे लिंक होगा। उसी तरह जैसे उसने पिछली बार पूछा कि बताइए निम्नलिखित में से कि कोयला जो है, जो हमारी कोयला, जो हमारी खदानें हैं उनका राज्य का क्रम क्या, और उसमें दे दिया ईब। अगर आपको पता होता कि महानदी की सहायक नदियां ईब, मौन, तेल, हंसदेव, जोक हैं, तो आपको सीधे पता लग जाएगा कि ये सब बातें कहाँ हो रही, उड़ीसा की बात हो रही। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नदियां उन खदानों के नाम पर होता है, नदियों के नाम पर ही जनजातियां होती हैं, नदियां कहीं ना कहीं पर्वत श्रृंखलाओं से सम्मिलित होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैप पर कमांड रहेगा, आप 2 पन्ने के मैप से आप क्या कर सकते हैं, आप हर क्वेश्चन को इंडिया के अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इंडिया के मैप में आप जब भी देखिए, इंडिया के 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश, आपको केवल उनको देखना है, उनके राज्यों को देखना है। आप जब भी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं देखिए तो उनको केवल अपने दिमाग में विजुलाइज करिए कि कैसे नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, कैसे ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं, कैसे प्रायद्वीपीय घाटियां चल रही हैं, पठार चल रहे हैं, कि कौन सा तटीय मैदान का क्या नाम है। आप जब भी किसी नदी को देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि गंगा नदी, तो गंगा नदी आप देखिए कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हो रहा है। गंगा नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो गंगा बनती है। गंगा के सामने, गंगा के तट पे कौन कौन से शहर है, गंगा कितने राज्यों से गुजरती है, गंगा अंत में हुगली और पद्मा नदियों में टूट जाती है। तो आपको जब भी किसी नदी को, आपको मुश्किल से 7 से 8 नदियां पढ़ना है। सिंधु नदी बेसिन तंत्र, ब्रह्मपुत्रा, गंगा नदी बेसिन तंत्र, इधर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। आपको केवल इन नदियों को देखना है, इनके उद्गम, इन नदियों को आपको सीक्वेंस देखना है, कहाँ से उद्गम हो रही है, उसके मध्य में कौन से सिटी बसे हुए हैं और कौन से, जब आप देखेंगे मैप में देखेंगे तो मैप में कहीं ना कहीं उड्डयन भी दिखाए गए हैं। तो आपका क्या होगा कि इंडिया के फिजिकल, इंडिया के पॉलिटिकल दोनों मैप से आपका पूरा इंडिया की ज्योग्राफी पे आपको कमांड हो जाएगा। और आधा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, तो आपको उनको देखना है। जैसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन आया था लूनी नदी के बारे में कि उसके शीर्ष पे उसका क्या है, खारा है, उसके नीचे क्या है, वो मीठा है। तो जब तक आप देखोगे नहीं किसी भी नदी को, किसी भी पर्वत को, किसी, तब तक आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे पिछली बार उसने दिया कि काली मृदा का जो क्षेत्र है वो उत्तर, पूरा, दक्षिण में लाल और पीली मृदाओं से घिरा हुआ। जब तक आप मैप नहीं देखेंगे कैसे आप कर पाएंगे कि कहाँ घिरा हुआ हो। तो आपको केवल हल्का सा मैप देखना है और इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल, उसी प्रकार आपके वर्ल्ड के जितने कॉन्टिनेंट हैं आपको केवल उनके जो देश हैं उनको देखना है, उनके जो मुख्य पर्वत हैं उनको देखना है, जो उनकी नदियां हैं। आप देखिए नदी यहाँ से निकल रही है, उसके बीच बीच में कौन सी राजधानियां बड़ी आ रही हैं और वो नदी कहाँ से गिर रही है। जैसे अगर डेनूब नदी है तो डेनूब कैसे निकल रही है, कहाँ जा रही है, वियना, ब्रातिस्लावा है और बुलग्रेड है, बुडापेस्ट है, फिर अंत में काला सागर में गिर जा रही है। तो आपको क्या देखना है कि नदी का उद्गम कहाँ से जा रही है। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि किस देश से गुजर रही है, ठीक, कि जिस देश से गुजर रही है वो लैंड लॉक्ड है कि नहीं है, उसके जहां से गुजर रही है कि वो कौन सा सागर है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके इस तरह से हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको खनिज, क्योंकि भूगोल में सबसे अधिक दिक्कत होती है खनिज में, क्योंकि इंडिया की 2 से 3 क्वेश्चन खनिज पे आ रहे हैं और क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा लड़कों का। तो मुख्य रूप से जब भी आप देखोगे, आप एनालाइज करोगे, खनिज का एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से बाहर नहीं आयोग ने पूछा। आप पिछले 20 सालों का आप जब भी पूरे खनिज पर आयोग की जो आर में, जो पीसीस में आयोग ने पूछा है, जब भी आप उसका एनालाइज करोगे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन पीवाईक्यू से बाहर आया ही नहीं है खनिज का। आपको, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें से 2 से 3 विकल्प पीवाईक्यू रहेंगे और जब आप उसको मिलाओगे, उसको एलिमिनेट करोगे, आप आंसर पा जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू को देखो। आप भूगोल में केवल मैप, इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल और कॉन्टिनेंट देखिए, और खनिज के लिए पीवाईक्यू को देखिए। आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए, हर चीज पीवाईक्यू, भूगोल का यदि आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पीवाईक्यू से बाहर है ही नहीं। केवल आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को खोलना है। इस समय आपके पास टाइम कम है, आपको मैप पे कमांड करना है कि आप इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल और जो कॉन्टिनेंट है हमारे, उन कॉन्टिनेंट का एक फिजिकल एक पॉलिटिकल आपको इतना अपने सामने रख लेना है। और रोज आधी से 1 घंटा आप मैप में देखिए, पीवाईक्यू के साथ देखिए। जब आप पीवाईक्यू को पढ़े, पीवाईक्यू के साथ आप देखिए, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और चाहे इंडिया का खनिज हो या इंडिया का कृषि हो, वर्ल्ड का खनिज, वर्ल्ड का कृषि, आप पीवाई के ऊपर रिलाई कर सकते हैं और सब क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। और अब आते हैं इतिहास पे। इतिहास जो कि आयोग का सबसे टफ माना जाता है, इतिहास सिलेबस। आपको मुख्य रूप से इतिहास पे फोकस करना, आधुनिक भारत के इतिहास में। यदि आप अपना नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने नोट्स के साथ आप पीवाईक्यू को एनालाइज करें। अगर यदि आपने घटना चक्र पढ़ा है तो घटना चक्र के जो आगे उसके नोट्स दिए गए हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, आप उसको पढ़िए और उसके साथ साथ पीवाईक्यू को आप मजबूती के साथ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िए। उसके नोट्स को अच्छे से पढ़िए जो आपने बनाया हो, और पीवाईक्यू को जरूर एनालाइज करिए, क्योंकि आप जब भी देखेंगे
पीवाईक्यू से क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास में अगर 100% क्वेश्चन आ रहा है आधुनिक भारत का इतिहास का, तो उसमें से 90% पीवाईक्यू आएगा। जैसे कभी कभी पूछेगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया, कभी पूछेगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके प्रयासों से लाया जाएगा, जैसे बहराम जी मालावारी। अगर पूछेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कौन गए थे। इसके अलावा पूछ लेगा कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो आप जब भी क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही है। और आधुनिक भारत के इतिहास का ट्रेंड ये है कि वह विभिन्न घटनाओं का एक सीक्वेंस देता है कि पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद कि गांधी इरविन समझौता उसके पहले हुआ कि बाद में हुआ, भगत सिंह को फांसी दी गई कि नहीं दी गई, कब हुआ। तो आपको क्या देखना, आपको सीक्वेंस देखना है कि आप जब भी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ें तो आप सीक्वेंस को जरूर देखें, आप पीवाईक्यू को देखें और गवर्नर जनरल जो मुख्य है उनके कार्य। आपको क्या देखना है कि पहले कौन आया, पुर्तगाल, अंग्रेज, कौन आया, जैसे कहा जाता है पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, फिर कौन गया। और दूसरी चीज देखनी इनकी पहली कोठियां कौन सी बनी। और तीसरी चीज है इनमें से किसी ने कौन सी पॉलिसी जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई, फ्रांसिस्को अल्मीड़ा का एक दो कार्य, अल्फांसो दी अल्बुबर्क का एक दो कार्य जो उसके इम्पोर्टेंट हो। और जितने भी इनके मध्य युद्ध हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जैसे जो भी गवर्नर जनरल हमारे रहे उनके मुख्य कार्य दो तीन जो मुख्य कार्य रहे, जैसे लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन का जनक, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। तो आपको देखना है कि मुख्य गवर्नर जनरल जो रहे हैं उनके मुख्य कार्य क्या रहे हैं। आपको देखना है कि आपका सीक्वेंस क्या है जो विभिन्न आधुनिक भारत में घटनाक्रम हुए हैं। एक आप अगर आपको ओवरव्यू बनेगा आप हर क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको चारों का चारों विकल्प आए, अगर आप दो भी विकल्प आ गया तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपको लोड नहीं लेना है, आपको केवल नॉर्मली इस समय आप पहुंचिए। यूपीएससी यूपीपीसीएस में यही अंतर है, यूपीएससी पूछता है आपका कॉन्सेप्ट, यूपीपीसीएस पूछता है आपका फैक्ट। आपको उस फैक्ट को अच्छे से कम कंसाइज करना है, इन 15 दिनों में अच्छे से पीवाईक्यू के साथ जाना है और आप इसी में आपका हो जाएगा। आपको मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं उठाना है, क्योंकि आयोग की लैंग्वेज और मार्केट के टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। क्योंकि आयोग की लैंग्वेज में आप अगर देखोगे सबसे आसान विकल्प पे पहुंच जाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जबकि अगर आप मार्केट के टेस्ट सीरीज से उठाओगे तो उसमें आप दो तीन विकल्प भी आप टच कर पाओगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। और यही मेंटलिटी लेकर आप जब प्रश्न पत्र हल करते हो तो आप घबरा जाते हो। जबकि आप जब पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे 15 से 20 सालों का, तो आप देखोगे कि सबसे आसान विकल्प पे पहुंचो, आंसर देता चला जाता है, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। प्राचीन इतिहास में आपको क्या करना है, आपको जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ के पीवाईक्यू जरूर आप करिए। बिना पीवाईक्यू के पीसीएस निकालना संभव नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मेरा 149 145 ऐसे रहता है, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं लेकिन मैं पीवाईक्यू को जरूर एनालाइज करता हूँ। आप पीवाईक्यू को एनालाइज करिए, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे अगर प्राचीन भारत में क्वेश्चन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा तो क्वेश्चन आएगा कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य किस स्थल से मिला, किस स्थल से कौन कौन सी चीजें मिली, कौन स्थल किस नदी के तट पर है। अगर हमारे महाजनपद है तो कौन सा महाजनपद किस राज्य में है, मौर्य साम्राज्य के कार्य क्या है, जो मुख्य उनके शासकों का कालक्रम क्या है, गुप्त साम्राज्य के शासकों का कालक्रम क्या है, जो प्राचीन भारत के इतिहास में जो नाट्य जो नाटककार उनके जो रचयिता रहे हैं उनके मुख्य पुस्तकें क्या हैं। मध्यकालीन में आप आओगे तो मध्यकालीन में दो ही क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है दिल्ली सल्तनत और एक आता है मुगल काल। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही से आ रहे हैं। मध्यकालीन में आपको दोनों को केवल अच्छे से पढ़ना है और पीवाईक्यू को जरूर एनालाइज करना है। पीवाईक्यू यूपीपीसीएस की जान है, आप पीवाईक्यू को जरूर एनालाइज करिए। पीवाईक्यू को 7-8 सालों में जब आप एनालाइज करोगे आपको उस लैंग्वेज पर कमांड होगी और आप हर क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। अब आते हैं हम विज्ञान पे। विज्ञान विज्ञान में आपको क्या करना है, सेलेक्टेड टॉपिक आपका चयन करना है। विज्ञान ठीक, क्योंकि अधिकांश मानविकी विषय को होते हैं तो उनको विज्ञान में प्रॉब्लम होती है, तो आपको मुख्य रूप से सेलेक्टेड टॉपिक का ही चयन करना है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में पहली चीज है कि जो विभिन्न जो राशियां हैं उनके यूनिट क्या है, और आप इसके लिए पीवाईक्यू को एनालाइज करिए। पीवाईक्यू
आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा कि आपको कौन क्या पढ़ना है और कैसे आप टिक करोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे आप लाइट पढ़ोगे तो कौन से दर्पण है, कौन से लेंस है, कौन से लेंस के दर्पण के कौन से कार्य हैं, करंट क्या है, जो करंट में मुख्य रूप से करंट है, विभवांतर जैसे विभवांतर की इकाई क्या है और प्रतिरोध की इकाई क्या है। और आप अगर केमिस्ट्री देखोगे तो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं, ईंधन से आता है कि मीथेन बायोगैस में रहता है कि नहीं रहता है, सी एलपीजी में क्या रहता है। इसके अलावा केमिस्ट्री में आप देखोगे बहुलक एक क्वेश्चन आता है कि टेफ्लॉन क्या है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, आप देखोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है। तो क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, आपको अप्लाइड पार्ट, मुख्य रूप से अप्लाइड पार्ट और डीपली आपको नहीं जाना है कि आप किसी चीज़ को डीपली पढ़ रहे हो। और आप अगर बायो में आओगे तो बायो में मुख्य रूप से आपको पढ़ना क्या है, आपको बायो में पढ़ना है जो शरीर के डिफेंस आर्गन है, आर्गन मुख्य रूप से उन आर्गन की वर्क आप एक बार देख लोगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहीं से आ जाएंगे। दूसरा देखना है विटामिन और तीसरा देखना आपको बीमारियां यानी डिजीज कि इनमें से कौन से बैक्टीरिया के हैं, इनमें से कौन से वायरस के हैं, कौन से प्रोटोजोआ के हैं। आपको केवल इतना जानना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि ये बैक्टीरिया डिजीज है या वायरस डिजीज है, आपको इसी से करना है। और चौथी चीज है आपको हार्मोन कि कौन से पादप हार्मोन है, इन हार्मोन का वर्क क्या है, 4 से 5 है। मानव हार्मोन्स या ह्यूमन हार्मोन्स कौन से हैं, मानव हार्मोन कौन से हैं, इन हार्मोन्स के वर्क क्या है। और मिसलेनियस में आपको पढ़ना है कि आलू क्या है, प्याज क्या है, ये प्रकंद है, स्तंभ है, गन्ना क्या है, तना है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब आएगा पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण को जब 2018 में एसीएफ की भर्ती थी तो उस समय पर्यावरण पे बहुत क्वेश्चन लाए गए और इस बार पर्यावरण पे उम्मीद है कि 15 क्वेश्चन प्लस आएंगे। आपको क्या करना है, आपको बेसिक पढ़ना है कि आप अगर पढ़ रहे हो कि पारिस्थितिकी तंत्र तो आपको पता होना चाहिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का नाम किसने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र कौन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या है, उसका समाधान क्या है। वैसे आप पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कैसे ज़्यादा होती है, या बायोडाइवर्सिटी की जो प्रवणता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों के मध्य घटती है, आप जब मैदान से पर्वत पे जाएंगे तब घटती है। तो ये बेसिक है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप पीवाईक्यू देखिए, आप बेसिक देखिए, आपको कमांड आ जाएगा पर्यावरण पे। और हो सकता है मैं आपको इन 15 दिनों में मैं आपको पूरा आपका पूरा सिलेबस आप कंसाइज करवा दूंगा, आपका पूरा रिवाइज करवा दूंगा एकदम मैथमेटिकल पीवाईक्यू के साथ। आप 15 दिन में केवल मेरे साथ बने रहिए। आप अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो यूपीएससी यूपीपीसीएस में डिफरेंट होता है। यूपीएससी अर्थव्यवस्था से 18 से 20 क्वेश्चन पूछता है, जबकि यूपीपीसीएस अर्थव्यवस्था से बेसिक क्वेश्चन जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आएगा योजना पे, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा किस कोई चीज़ की, आरबीआई का गठन हुआ, एसबीआई का गठन हुआ, नेशनलाइज्ड बैंकों का हुआ, कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ, इनका सीक्वेंस पूछ सकता है। और कि जीडीपी की गणना के कारक कौन कौन से हैं, गरीबी पे कौन सी कमेटियां गठित की गई, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और गरीबी कितने प्रकार की होती है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर क्या क्या है। तो आपको बेसिक केवल आना चाहिए, आपको बहुत गहराई से आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। आपको जो आप सबसे ज़्यादा छोड़ते हो, जो आपकी सिलेक्शन में बाधा करती है वो है कि आप मुख्य पार्ट को छोड़ते, जैसे योजना 4 से 5 क्वेश्चन, योजना 4 क्वेश्चन, आप छोड़ते हो इंडेक्स 3 से 4 क्वेश्चन। और नॉर्मली आप जब भी इंडेक्स देखोगे, मानव विकास सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, आप बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, शांति सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, मुश्किल से 14 से 15 इंडेक्स है, उनसे 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो आपको क्या देखना है, आपको इन कोर एरिया पर फोकस करना है। मुश्किल से योजना 4 से 5 पन्ना में आपका योजना आ जाना चाहिए और मैं करवा दूंगा आपका योजना, आपका इंडेक्स। और जो डे है, जो पुस्तक है, मुख्य रूप से पुस्तक उन्हीं को पूछता है जो कि चर्चा में रहते हैं, क्योंकि बहुत पुस्तक है, आप कितना पुस्तक याद करोगे, आप भूल जाओगे कौन सी पुस्तक है। आपको केवल पुस्तक जो मुख्य इंपॉर्टेंट है इन 1 सालों में, जैसे रस्किन बॉन्ड के हुए, विमल जलान के हुए, उर्जित पटेल के हुए, रघुराम राजन के हुए और एस जयशंकर के हुए, इन सबको पढ़ना है। और
आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है, आप चाहे घटना सार पढ़ रहे हो, आप चाहे आई दृष्टि पढ़ रहे हो, आप उनको पढ़िए। और इसके साथ साथ एक मंथली यूट्यूब पे किसी भी मंथली, जैसे जिसका टॉप 150 टॉप 200, आपको उन करंट अफेयर्स को मंथली लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं कि जनवरी में घटना हुई, फरवरी में घटना हुई, मार्च में घटना हुई। इससे क्या होगा, आपको मंथली पर एक विश्वास रहेगा कि इस मंथ में मैंने ये चीज पढ़ा था, इस मंथ में मैंने ये युद्धाभ्यास पढ़ा था, इस मंथ में मैंने पढ़ा था यहाँ का राष्ट्रपति बना, इस मंथ में ये व्यक्ति मरा, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है सीक्वेंस वाइज। तो आप जब भी आई दृष्टि पढ़े या घटनासार पढ़े, उसको डीपली नहीं पढ़ना है, उसको केवल सब हेडिंग के साथ पढ़ना है। और आपको मंथली किसी भी करंट अफेयर्स को आप यूट्यूब पे उठाइए, जिसमें 150 हो, 200 हो, इससे ज्यादा ना हो, उस मंथ को 1 घंटे में आप क्लियर कर लीजिए, ताकि जितने जल्दी आप निपटाओगे उतनी ही जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे। 15 दिन में आपको अपने सिलेबस को कंसाइज करना है। अगर आप आई दृष्टि पढ़ रहे हो तो आई दृष्टि में जैसे आपको पहले जो पॉइंटर है, दूसरा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसकी सब हेडिंग को पढ़ना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की अगर यात्रा हुई है तो कहाँ हुई है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, अगर उन्हें कोई इनाम मिला हो, उन्हें कोई उपाधि दी गई हो तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर आप जब साइंस टेक पढ़ोगे प्रौद्योगिकी, तो आप प्रौद्योगिकी पर पढ़ोगे, कोई मिशन है कुछ भी हो, जैसे अगर ब्रह्मोस है तो कोई भी मिशन हो, कोई भी, किसका मिशन, उसका उद्देश्य क्या है और इसकी सहभागी कौन है, भारत है कि नहीं है, नासा है कि नहीं है, और भारत है तो भारत चौथा देश है, चौथा देश है, तीसरा, जैसे स्पेडेक्स है तो भारत चौथा देश है कि तीसरा देश है। आपको केवल क्या है, किस उद्देश्य से है, किसने किया है, आपको केवल इतना बेसिक आना चाहिए, बाकी आप काट दो। आपको जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कंप्लीट करना है 15 दिन में, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सकें, तभी आप। और पीवाईक्यू सबकी जान, परीक्षा की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जान है पीवाईक्यू। और मैं इन 15 दिनों में आपका हर एक चीज रिवाइज करवाऊंगा, इतनी बार रिवाइज करवाऊंगा कि आपका रट उठेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं बोलता रहूंगा, आप केवल ईयरफोन लगाइए, आप सुनिए, क्योंकि मैं उस चीज को कंसाइज करूंगा। और पिछले 6-7 सालों का मैं पीवाई को खुद आपको इस पे बताऊंगा कि कैसे किस आंसर को किस क्वेश्चन से कैसे छांटा जाता है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद आपका।